करते हैं शुरू। बताइए। तो अंकित शास्त्री, क्या क्या पढ़ लिया बेटा? सबसे पहले कंपनीज एक्ट को पढ़ने का पर्पस जानने से पहले हम लोगों ने ये बात जानी कि इंडिया में कंपनी फॉर्म में कितनी तरह की कंपनीज होती हैं। तो दैट वाज रजिस्टर्ड वन स्टेचुरी कॉरपोरेशन, या फिर मुझे बोल देना चाहिए कि फॉरेन कंपनी। मैंने कहा स्टेचुरी कॉरपोरेशन इज समवेयर जिस पर कंपनी लॉ तभी लगेगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। करेक्ट। और जब मैं बातचीत करता हूँ किसकी, फॉरेन कंपनी की, तो हाँ फॉरेन कंपनी पर भी देर आर सर्टेन कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, 379 से लेकर 393 तक के प्रोविज़न लगा देते हैं। फिर हम लोग, मैंने कहा कि रजिस्टर्ड कंपनी को हमेशा हम प्राइमरीली किसके पर्पस से पढ़ रहे हैं, हम रजिस्टर्ड कंपनी को पढ़ रहे हैं बच्चों कंपनी लॉ के पर्पस से। करेक्ट है। तो अगर हम लोग कंपनीज एक्ट की बात करते हैं, हम लोग कंपनी सेक्रेटरीज की बात करते हैं, बिंग कंपनी सेक्रेटरी, तो डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट रजिस्टर्ड कंपनी। ठीक है। सच टाइप ऑफ कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड आर इधर अंडर 1956 भी होगी तो भी चलेगा, 1930 तो भी चलेगा। मेरे हिसाब से दुर्गा इंटरनेट इशू आ रहा होगा बेटा, इसीलिए आपके यहाँ पर ये वॉइस, मेरे यहाँ पे तो मेरे हिसाब से क्लियर होगी, ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरी तरफ से। एक बार फिर चेक करना दुर्गा। फिर उसके बाद रजिस्टर्ड कंपनी दो तरह की होती हैं, इधर इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी और इट इज़ अ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट इन इटसेल्फ इंक्लूड ओपीसी। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को कह दी कि प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी शामिल होगी इसमें, तो मैंने कह दिया था कि जो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के माध्यम से, जो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के माध्यम से बेसिकली क्या करती है बच्चों, ठीक है, विच आर बेसिकली इंटरनल रेगुलेशंस, वह एक प्रोहिबिशन लगाएगी, एक या उससे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगी, और मेरा क्या कहना है, लिमिटेशन लगाएगी। बोलिए हाँ या ना। फिर जब मैं प्रांजल आगे बात करने लगा तो मैंने साफ कह दिया, जयेश क्या कह दिया बेटा, कि अगर आपके द्वारा ओपीसी की बातचीत की जा रही है तो ओपीसी भी एक क्या है बच्चों, प्राइवेट कंपनी है, पर उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या हो सकता है, इंडिविजुअल एज इट्स मेंबर। वहीं पब्लिक कंपनी की बातचीत की तो मैंने कहा था चूंकि प्राइवेट और पब्लिक दो ही तरह की कंपनियां होती हैं, तो नव्या मैंने साफ बोल दिया कि बेटा कंपनीज अदर देन प्राइवेट विल बी कंसिडर्ड एज पब्लिक कंपनी। पर हम कुछ ऐसी कंपनियां चाहते हैं जिन पर बेसिकली इवन इफ दे आर प्राइवेट, उन पर हम कौन से प्रोविजन लगवाना चाहते हैं, पब्लिक कंपनी के प्रोविजन लगवाना चाहते हैं। इवन इफ दे आर प्राइवेट, हम उन पर पब्लिक कंपनी के प्रोविजन लगाना चाहते हैं। और यही कारण था कि हमने क्या कर दिया, हमने एक प्राइवेट जो कि पब्लिक की कंपनी की सब्सिडरी है उसको भी हमने क्या माना, पब्लिक मान लिया। उसको भी हमने पब्लिक मान लिया और उस पर अप्लीकेबल प्रोविजन हम जो है पब्लिक के ही लगाएंगे, इवन इफ इट रिमेन्स इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एज इट्स प्राइवेट कंपनी। करेक्ट। ठीक है। फिर या तो कंपनी जो प्राइवेट या पब्लिक है, लिमिटेड बाय शेयर्स है आकांक्षा, या लिमिटेड बाय गारंटी है बेटा, या अनलिमिटेड कंपनी है। करेक्ट। ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड कंपनी में से कोई एक ही होगी और एक ज़रूर होगी। ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा कि यही प्राइवेट और पब्लिक जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड है, कुछ केसेस में हो सकता है कि स्मॉल हो सकता है कुछ और हो, डिपेंड करेगा कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। करेक्ट है। बोलिए। एक से ज़्यादा भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, और हो सकता है आप कुछ भी ना हो। ठीक है। और कल मैंने दिशा, मेरा कहना है कि लवली, मैंने कौन सी बात कर ली बेटा, मैंने सबसे पहली जो बातचीत की दैट वाज इन रिलेशन विद, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, जो मैंने सबसे पहली अमीशा बातचीत की, नव्या बातचीत की, सलोनी मैंने बातचीत की, वो किसकी थी बेटा, दैट वाज इन रिलेशन विद स्मॉल कंपनी। करेक्ट। स्मॉल कंपनी की जो डेफिनेशन थी लवली, मैंने कहा था कि ये 2 के क्लॉज 85 में है, एंड वी हैव गिवन रीजंस व्हाई दे आर कॉल्ड बेसिकली क्लॉज। ठीक है। फिर मैंने कल तुम्हें बेसिकली एक पॉइंट ये भी समझाया था कि एक्ट क्या होते हैं, रेगुलेशंस क्या होते हैं, और रूल्स क्या होते हैं, बरोबर क्या। ठीक है। तो मैंने कहा था कि अगर हमेशा प्रिस्क्राइब वर्ड यूज़ हुआ है तो दैट मीन्स देर इज़ अ रूल्स। ठीक है। स्पेसिफाई वर्ड यूज़ हुआ है तो दैट मीन्स देर इज़ अ रेगुलेशन। करेक्ट। और आरुषि, मेरा कहना है कि अगर कौन सा वर्ड यूज़ हो जाए, एक्ट, मतलब दैट इज अ पार्लियामेंट। बोलो हाँ या ना। इतनी बातचीत कल तक हो गई थी। मुस्कान, क्या मैं सही कह रहा हूँ बेटा?
ठीक, उसके बाद मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया था कि एक स्मॉल कंपनी जो होती है, मैंने कह दिया था कि स्मॉल कंपनी के लिए आवश्यक है कि उसको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ठीक है, एक है पेड अप शेयर कैपिटल की, जो कि 50 लाख रुपए या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, ऑल्दो इस अमाउंट को प्रिस्क्राइब हायर भी किया जा सकता है, ऑल्दो नहीं प्रिस्क्राइब किया गया। ठीक है, प्रिस्क्राइब हायर किया जा सकता है लेकिन प्रिस्क्राइब नहीं किया गया, पर अगर किया गया तो कितना हो सकता है आरुषि? तो मेरा कहना है कि इट कैन बी गो अप टू, रीच अप टू 10 करोड़ रुपीज। ठीक है, वहीं उसका टर्नओवर इमीडिएट फाइनेंशियल ईयर के अनुसार क्या होना चाहिए? बोलो बच्चों, 2 करोड़ रुपए या उससे कम, लेकिन उसे हायर भी किया जा सकता है, लेकिन हायर करके 100 करोड़ तक लेके जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले जा सकते। ऑल्दो हम बेसिकली, मैंने क्या कहा कि मैंने स्मॉल कंपनी के कॉन्सेप्ट को लॉन्च करने का रीज़न यही रहा मेरा कि मैं कुछ बेनिफिट्स ऐसी कंपनी को देना चाहता हूँ जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, पर मैंने ये भी कह दिया कि आई एम नॉट विलिंग टू ग्रांट दिस बेनिफिट टू सर्टन कंपनीज। और आरुषि वो कौन सी कंपनी थी? होल्डिंग थी, सब्सिडरी थी, सेक्शन 8 थी, और जो स्पेशल एक्ट में रजिस्टर्ड कंपनियां थी। बात समझ में आ गई? तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों को भी मैं ये बेनिफिट नहीं देना चाहता। और मैंने कल साफ कह दिया था आप लोगों को बच्चों कि अगर आपने पढ़ा हो तो मैंने कहा था ओपीसी को भी ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है, पेडअप की भी और टर्नओवर की भी, अगर टू रिमेन एज ओपीसी। इसलिए मैंने कह दिया था कि हर ओपीसी स्मॉल है, हर ओपीसी स्मॉल है, लेकिन हर स्मॉल ओपीसी। ठीक है, और ये कनेक्टेड पॉइंट मैंने आपको कनेक्ट करके भी बताया था। मुस्कान, क्या कनेक्ट किया था कि देखो ओपीसी भी सेक्शन 8 नहीं हो सकती, ओपीसी भी होल्डिंग और क्या नहीं हो सकती? सब्सिडरी। सर क्यों नहीं हो सकती ओपीसी होल्डिंग और सब्सिडरी? क्योंकि ध्यान रखिएगा ओपीसी में सिर्फ इंडिविजुअल ही मेंबर होता है, इंडिविजुअल ही मेंबर होता है, इसका मतलब ये सब्सिडरी नहीं हो सकती। ओपीसी इन्वेस्ट भी नहीं कर सकती, इसका मतलब मेरा क्या कहना है कि वह किसी में पैसा लगा नहीं सकती, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बिकम होल्डिंग इवन। मेरी बात समझ में आई? तो ना होल्डिंग बनेगी, ना सब्सिडरी बनेगी, ना सेक्शन 8 बनेगी, और अदर स्पेशल वाले एक्ट के मामले भी वो नहीं कर सकती। इसलिए मैंने कहा था द पर्पस बिहाइंड इज कि स्मॉल कंपनी को और ओपीसी को एट पार रखा जाए, लेकिन स्मॉल कंपनी वाले जो हम बेसिकली बेनिफिट देने वाले हैं वह न सिर्फ ओपीसी को देंगे, बल्कि एक ऐसी प्राइवेट जो ओपीसी नहीं भी है लेकिन 50 और 200 की कंडीशन को सेटिस्फाई, मतलब 50 और 2 करोड़ की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, तो हम उसे ये बेनिफिट देंगे। मेरी बात समझ में आ गई? बोलो बच्चों, क्या यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट? क्या यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट? ठीक है, ऑल्दो मैंने नेहा धाकड़, मैंने क्वेश्चंस तो लिए थे कल, अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछ लो। एक, अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछ लो अभी, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आर्ची सिंघी, कोई डाउट बेटा? चलिए, आज अपन दूसरी बात कर रहे हैं बच्चों, दैट इज़ इन रिलेशन विद एसोसिएट कंपनी। आज इसकी बात करेंगे, सब्सिडरी कंपनी की बात करेंगे और होल्डिंग कंपनी की बात करेंगे। मैंने कहा था जिस तरीके से स्मॉल कंपनी को लाने का जो उद्देश्य रहा, स्मॉल कंपनी को जो लाने का उद्देश्य रहा बच्चों, वो क्या था? टू कम अप विद स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी को लाने का उद्देश्य क्या था? बेसिकली उसे बेनिफिट देना। ठीक है, वही मेरा कहना है कि नेहा होल्डिंग कंपनी के कॉन्सेप्ट को लाने का, या सब्सिडरी कंपनी के कॉन्सेप्ट को लाने का, या एसोसिएट कंपनी के कॉन्सेप्ट को लाने का एक ही पर्पस रहा है बच्चों, और वो पर्पस है बेसिकली, ध्यान से सुनिएगा, वो पर्पस है कंट्रोल को जानना। क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल कुछ वो प्रोविजन अप्लीकेबल करवाएंगे। किस पर? ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजन इन कंपनियों पर वो अप्लीकेबल करवाएंगे, कुछ ऑब्लिगेशन उनके साथ जोड़ देंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, हम किस पर्पस से प्रांजल? टू नो कंट्रोल। हम इन तीनों कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं बेसिकली। मैंने क्या कहा? एक है होल्डिंग कंपनी, दूसरा है सब्सिडरी कंपनी, और तीसरा है एसोसिएट कंपनी। बरोबर? बोलो, क्या इतनी बात क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, सबसे पहली जो बातचीत आपसे की जा रही है वो है किसकी? एसोसिएट कंपनी की। ठीक है, 2 के क्लॉज 6 में ये दे रखी है बच्चों। किस में दे रखी है? 2 के क्लॉज 6 में ये डेफिनेशन है, ध्यान से सुनिएगा। मीन्स अ कंपनी। ठीक है, अब कंपनी मतलब रजिस्टर्ड कंपनी। ठीक है, इन रिलेशन टू
any other company which has significant influence in such other company and includes joint venture but excludes subsidiary. इसमें एक्सक्लूड किया गया है सब्सिडरी को और जॉइंट वेंचर को इंक्लूड किया गया है. चलिए, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब क्या? टू हैव 20% or more total more of the voting power. To have 20% और मोर इन दी टोटल वोटिंग पावर. तब जाकर दीपांकर मेरा कहना है, दीपांकर तब जाकर मेरा कहना है कि कंपनी क्या मान ली जाएगी बच्चों? एसोसिएट मान ली जाएगी. फिर से दीपांकर क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वापस से समझना. जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखती है, ट्विंकल मैंने क्या कहा? जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में बेटा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखती है तो ध्यान रखिएगा मेरा कहना है कि उसे क्या मान लिया जाएगा? एसोसिएट मान लिया जाएगा. ठीक है आयुष मिश्रा, तू जो बोल रहा है बेटा, ये अभी इस पॉइंट पर मैं थोड़ी देर से आऊँगा. ठीक है आयुष, इस पॉइंट पर मैं थोड़ी देर से आऊँगा, 2 मिनट रुकना. ठीक है, जब मैं सब्सिडरी की परिभाषा बताऊंगा तब ये 51 वाला % बताऊंगा, ध्यान रखिएगा. यहां पर अभी इसकी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, चलिए सबसे पहले अब मुझे एक बात बताइए, समझना वापस से. एक व्यक्ति है श्रेयांश जैन, ठीक है, ये किसी कंपनी में 20% और मोर क्या रखता है? टोटल वोटिंग पावर रखता है. श्रेयांश जैन किसी कंपनी में क्या करता है? टोटल वोटिंग पावर रखता है. कितना? 20% या उससे ज़्यादा. ठीक है, मान लो 20% ही रखता है. ठीक है, क्या रखता है? 20% कंपनी में. ठीक है, कंपनी कौन सी है? ए कंपनी. तो मुझे बता आयुष कि क्या श्रेयांश जैन के लिए ये एसोसिएट कंपनी हो गई क्या? आयुष, क्या श्रेयांश जैन के लिए ये एसोसिएट कंपनी हो गई क्या? प्रांजल, अगर मैं मतलब आपके श्रेयांश सर अगर किसी कंपनी में क्या रखते हैं? 20% या उससे ज़्यादा का क्या रखते हैं? टोटल वोटिंग पावर रखते हैं, तो मेरा कहना है कि क्या आयुष मिश्रा मेरे लिए वो एसोसिएट कंपनी हो गई क्या? अच्छा, कंपनी के लिए मैं एसोसिएट हुआ. अच्छा बहुत बढ़िया प्रांजल, सामने होता ना अभी तो बताता तेरे को बेटा. हम्म, रिया कह रही है, मुस्कान कह रही है यस सर यस सर. सब गधे हो तुम. गधे हो तुम. क्या हो? गधे. नहीं है. अंकित शास्त्री का जवाब सही है. अंकित शास्त्री का जवाब सही है. बच्चों ध्यान रखिएगा, वो मेरी एसोसिएट तभी होगी जब मैं भी कंपनी हूँ. वो मेरी एसोसिएट तभी होगी जब मैं कंपनी हूँ. इसका मतलब ध्यान रखिएगा ये इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी से होता है. ये रिलेशन दो कंपनियों में होता है, ध्यान रखिएगा. लवली, एक कंपनी नहीं, दोनों कंपनियां होनी चाहिए. इसका मतलब एक ऐसी कंपनी जिसमें अदर कंपनी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखती है.
बरोबर, मेरी बात समझिएगा। मैंने क्या कहा, एक ऐसी कंपनी जिसमें अदर कंपनी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखती है तो ये उस अदर कंपनी के लिए एसोसिएट मान ली जाएगी। तो ये उस अदर कंपनी के लिए एसोसिएट मान ली जाएगी। आकांक्षा बापट, क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या? तो ये रिलेशन ध्यान रखिएगा, दो कंपनियों में नेहा धाकड़ बनता है। श्रेषी शर्मा, सुन रही हैं आप? ये रिलेशन दो कंपनियों में बनता है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखती है, तब जाकर जिसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखा जाता है ना, जिसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, प्रांजल शर्मा, क्या सुन रहे हैं आप? तब जाकर जिसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखा जाता है ना मेरे दोस्त, वो कहलाती है एसोसिएट कंपनी। जिसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखा जाता है वो कहलाती है एसोसिएट कंपनी। मतलब इंडिविजुअल एसोसिएट नहीं हो सकता। अब सौम्या, मैं भाषा बदल भी दूंगा तो मतलब एक ही होगा बेटा। मेरा कहना है कि एक कंपनी के लिए ही दूसरी कंपनी एसोसिएट हो सकती है, मेरे लिए कोई एसोसिएट कंपनी नहीं हो सकती। एक कंपनी के लिए ही दूसरी कंपनी एसोसिएट हो सकती है, मींस दोनों कंपनियां होना जरूरी है। मैं भी कंपनी, वो भी कंपनी, और मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस उसमें है अगर, तो वो मेरे लिए एसोसिएट कंपनी कहलाएगी। बात समझ में आई? यहां पर मान लो श्रेयांश जैन नहीं होता और यहां लिखा होता एसएम फूड्स लिमिटेड, तो ए कंपनी वुड हैव बिकम एसोसिएट कंपनी ऑफ एसएम फूड्स लिमिटेड। बरोबर, बात समझ में आई क्या? अब क्या यहां कोई डाउट है? श्रेषी, आर्ची, सिंघे, क्या यहां कोई डाउट है दोस्तों? तो ये रिलेशन इन रिलेशन टू कंपनी है, ठीक है। एक कंपनी के लिए आर्ची दूसरी कंपनी कब एसोसिएट मानी जाएगी? जब उस दूसरी कंपनी में उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ठीक। अंकित शास्त्री, सुन रहा है मेरे दोस्त? आयुष मिश्रा, तेरा आंसर गलत था। सब एडवांस चलते हो रहे तुम, तुम्हारे बेसिक ही क्लियर नहीं है अभी। अब सुनना मेरी बात। अंकित, एक ए लिमिटेड है, ठीक है मेरे दोस्त, ये बी लिमिटेड में क्या करती है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखती है, ठीक है। तो बी लिमिटेड क्या हो गई? बी लिमिटेड इज एसोसिएट कंपनी ऑफ ए लिमिटेड, करेक्ट है? पक्का? इसमें कोई डाउट है किसी को? ए लिमिटेड ने बी में क्या रखा है? बोलो, ए लिमिटेड ने बी में क्या रखा है? बोलो रे। ए लिमिटेड ने बी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखा है, तो बी इज बेसिकली एसोसिएट ऑफ ए, करेक्ट? सबको ये बात क्लियर है? आरुषि, अमीशा, आर्ची, आकांक्षा, करेक्ट? अब मुझे एक बात बताओ, वो मेरी एसोसिएट हुई, मतलब बी इज एसोसिएट ऑफ ए, ए के लिए बी क्या हो गई? एसोसिएट कंपनी हो गई। तो बताओ बी के लिए ए कंपनी क्या हुई? फिर से, ए के लिए बी एसोसिएट कंपनी हो गई, तो बी के लिए ए कंपनी क्या हुई? अरे इस पॉइंट पर गाने भी बने ना, वो बुफर तू मेरी, मैं तेरा क्या एम्पलीफायर। अरे वो बुफर है तो अपन एम्पलीफायर बने, वो एसोसिएट हो तो अपन क्या बने? अरे बच्चों बोलो रे। सर ये तो मने पतो ही नहीं है, यो तो मने पतो ही नहीं है। नहीं पता सर। अब आप बोलो, तुम ऐसी बातें करते हो आईपीओ की, तुम बातें करते हो बच्चों पता नहीं कौन कौन सी कंपनियों की, और आज देखो ये सड़े सड़े से जवाब नहीं आ रहे हैं अपने को। हाँ, नो आइडिया सर। पानी गीला क्यों है, अंबर नीला क्यों है? पलक, हंस रहे हैं अपन बेटा, बेटे बेटे। मेरे लिए अगर वो एसोसिएट कंपनी है तो मैं उसके लिए क्या हूं? यशस्वी, गलत है बेटा, नो होल्डिंग कंपनी।
होल्डिंग तभी होता है जब वो अपने लिए सब्सिडरी है, तो मैं उसके लिए होल्डिंग हूं। जब आप मेरे स्टूडेंट हो तो मैं आपके लिए टीचर हूं। एसोसिएट ही होगी। अच्छा, मैं उसकी एसोसिएट, वो मेरी एसोसिएट। बहुत बढ़िया श्रेयसी, गुड। आकांक्षा गलत है बेटा, ध्यान रखिएगा। ए लिमिटेड इज इन्वेस्टिंग कंपनी, इन्वेस्टिंग कंपनी और वेंचरर कंपनी फॉर बी लिमिटेड। बी के लिए ए, बी के लिए ए मेरे दोस्त, बी के लिए ए क्या मानी जाएगी? इन्वेस्टिंग कंपनी या वेंचरर कंपनी। ज्वाइंट वेंचर नहीं आरुषि, पेरेंट कंपनी भी गलत है आंसर। शान, नॉट द करेक्ट वन, नॉट द करेक्ट वन, आंसर सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर वो मेरी एसोसिएट है तो मैं उसके लिए इन्वेस्टिंग कंपनी हूं या वेंचरर कंपनी हूं, ध्यान रखिएगा। इतनी बात क्लियर? पक्का? तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये रिलेशन दो कंपनियों में होता है। दूसरा मेरा कहना है कि इस रिलेशन के लिए एक कंपनी का दूसरी कंपनी में, मैंने क्या कह दिया, क्या कहना चाहिए, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। जियो, फेसबुक, बच्चों जयेश शर्मा मेरे दोस्त, ये बहुत ऊपर वाली लेवल वाली चीजें हो गई बेटा। ये सब तुम है ना ऐसे बातें करते हो ना, ये ऊपर ऊपर वाली, पहले जरा अभी बेसिक सुधार लो। जियो फेसबुक, अपन फेसबुक की होल्डिंग भी नहीं समझते बेटा कि कितनी होगी, क्या होगा, अपन कैसे बता सकते हैं बेटा? अपन दोनों देख, अब सुन मेरी बात जयेश, अब तूने इतना डीप में प्रश्न पूछ लिया ना, तो मेरे को डीप में जवाब देना पड़ेगा। मैंने कहा दोनों कंपनियां होनी चाहिए। अब मुझे एक बात बता, क्या फेसबुक कंपनी है क्या जयेश? अरे मेरे दोस्त, फेसबुक रजिस्टर्ड कंपनी कहाँ है? इंडिया में है ही कहाँ? जयेश सुन रहा है ना तू? फेसबुक फॉरेन की है बेटा, और मुझे चाहिए मेरे दोस्त इंडिया की दोनों कंपनी रजिस्टर्ड। देख मैंने वर्ड कौन सा यूज किया, देख लाला, अ कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, मतलब दोनों रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो अपन कैसे बोल दें? और ये ना बड़ी बड़ी बातें मत किया करो, थोड़े जमीन पर रहो सबके सब। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, प्लीज। बहुत लेवल हाई है चीजों का, अपने बेसिक पहले बना लो आप, अपने बेसिक पहले बना लो, फिर मुझे जितना आता है ना, मैंने कहा ना आपको, मुझे जितना आता है वो सब सिखा दूंगा। मेरे पास कुछ रख के करूंगा क्या मैं? मेरे पास कुछ चीज रख के मैं क्या करूंगा बच्चों, मुझे बताओ तो सही। व्हाट बेनिफिट विल आई गेट? कुछ भी नहीं मिलना है मुझे, है ना? चलिए, तो दो चीजें सीख ली, दोनों कंपनियां होना चाहिए, और दूसरा, जिसके लिए आकांक्षा हम क्या होते हैं बेटा? जिसके लिए हम क्या होते हैं? एसोसिएट, वो हमारे लिए वेंचरर होता है। वो हमारे लिए जयेश क्या होता है बेटा? वेंचरर होता है। सर अभी आदित्य बिरला ने फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स खरीदे थे, तो वो एसोसिएट का एग्जाम्पल होता है बेटा। अभी एक बार सब्सिडरी का डेफिनेशन पढ़ लें अपन श्रेषी, फिर उसके बाद अपन समझेंगे। क्योंकि अंकित ने या फिर आयुष ने, किसी ने 51% डाल दिया था गलती से, शायद आयुष मिश्रा ने डाला था 51%, है ना? मैं उसका जवाब दे दूं पहले, फिर उस पर बात करते हैं, ठीक है? चलिए, अब अपन बात कर रहे हैं अगली डेफिनेशन की, टू क्लॉज 87, सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, अब मुझे कोई एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल बताइए, सुनना मेरी बात। क्या, एक बात समझिएगा, मेरा कहना है कि क्या हम, या कोई रीजन दे सकता है मुझे, एसोसिएट कंपनी में से सब्सिडरी को बाहर क्यों किया गया है? एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन में से सब्सिडरी को एक्सक्लूड क्यों किया गया है, कोई कह सकता है मुझे? बहुत बेसिक जवाब दो बच्चों, अपन बात करते हैं फिर वॉलमार्ट पर, बेस प्राइस पर, और इन सब पे।
बेनिफिट्स नहीं देना है। हमेशा खंडेलवाल, इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल नहीं, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कम है, होल कंट्रोल, सब्सिडरी में पूरा कंट्रोल हो जाता है। चलिए, नॉट द करेक्ट वन अगेन, नॉट द करेक्ट वन अगेन। ठीक है, अपन समझते हैं, पहले पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद अपन समझते हैं कि क्यों किया गया, मैं आपको कारण दूंगा। ठीक है, नहीं यशस्वी, मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, पहले अपन समझते हैं डेफिनेशन, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे। सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी, मीन्स अ कंपनी, करेक्ट, मीन्स अ कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी। अब उम्मीद करता हूँ ये लाइन से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या लिखने वाला हूँ। ये रिलेशन भी दो कंपनियों में होता है, ये रिलेशन भी दो कंपनियों में होता है, करेक्ट है। एक कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, दैट इज होल्डिंग कंपनी, करेक्ट है, इन विच होल्डिंग कंपनी, ठीक है, होल्डिंग कंपनी ईदर कंट्रोल board of directors or has control over the board of directors or has more than 50% of total voting power, whether individually or along with other subsidiaries। चाहे खुद से या अन्य सब्सिडरी के साथ मिलकर, जब हम क्या करते हैं बच्चों, एक कंपनी में मोर देन 50%, मोर देन 50%, ठीक है, 50% नहीं होता मुस्कान, मोर देन 50% होता है, ठीक है। और यशस्वी, मिनिमम लिमिट 51% है, ये नहीं है बेटा, मिनिमम लिमिट 50% से ज़्यादा है यशस्वी, मिनिमम लिमिट 50% से ज़्यादा है, से ज़्यादा है, मोर देन हाफ है, मोर देन हाफ। बात समझ में आ गई? टोटल वोटिंग पावर में, टोटल वोटिंग पावर में, करेक्ट अनुष्का सोनी, गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, किसी अन्य कंपनी में 50% से ज़्यादा टोटल वोटिंग पावर रखते हैं, वोटिंग पावर के आगे क्या लिखा हुआ है, हैज़ मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, टोटल वोटिंग पावर का 50% से ज़्यादा, साक्षी करेक्ट, तो वो मेरी क्या मान ली जाती है बच्चों, उसके आगे है बेटा, हैज़ मोर देन, और दो दो कारण होते हैं, या तो आप बोर्ड को कंट्रोल करके किसी को सब्सिडरी बना सकते हो, या फिर आप उसमें 50% से ज़्यादा टोटल वोटिंग पावर रखकर उसे सब्सिडरी बना सकते हो, और 50% से ज़्यादा यशस्वी टोटल वोटिंग पावर सिर्फ आपके हों ज़रूरी नहीं है, अगर आपने सब्सिडरी के साथ मिलकर भी रखे हैं तो भी चलेगा, करेक्ट। और तीसरी बात, तीसरा तरीका और है, थर्ड वे, ठीक है, सब्सिडरी of subsidiary is also
considered as subsidiary of original या अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी। मतलब प्रांजल शर्मा मेरे दोस्त, तीन तरीके से मेरे दोस्त किसी को हम, अभी आता हूं तेरे वाले पॉइंट पे प्रांजल, रुक जा। तीन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी को हमारी सब्सिडरी बना सकते हैं। पहला है उसके बोर्ड के कंपोजिशन को कंट्रोल करके, उसके बोर्ड के कंपोजिशन को कंट्रोल करके, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है बोर्ड का कंपोजिशन कंट्रोल करना, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका है, मेरा कहना है कि आप 50% से ज़्यादा टोटल वोटिंग पावर रखते हैं। और तीसरा तरीका है कि उसे सब्सिडरी की सब्सिडरी बना लो। क्या बना लो? सब्सिडरी की सब्सिडरी बना लो, तो भी वो मेरी क्या मानी जाएगी? बोलो। सब्सिडरी। जैसे कंपनी एच है, इसकी सब्सिडरी S1 S2, ठीक है, तो S2 इज ऑल्सो सब्सिडरी ऑफ एच। S2 is also subsidiary of H, ठीक है, बात समझ में आई क्या? चलिए, इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब इस पर वन बाय वन मुस्कान अपन बात करते हैं, इसी को थोड़ा सा एलोबरेट करने की कोशिश करते हैं अपन नेहा, इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है इस डेफिनेशन में। क्यों? क्योंकि हमको सबसे बड़ा रीज़न जानना है कि एसोसिएट से सब्सिडरी को बाहर क्यों किया गया, एसोसिएट से सब्सिडरी कंपनी को बाहर क्यों किया गया, ये बात हमें जाननी है। ठीक है बेटा, दो लेयर हो सकती है रिया, पर बेटा अभी लेयर की तो बात ही नहीं हुई है। रिया, मैंने लेयर तो अभी समझाया ही नहीं है बेटा। रिया, अपन कहाँ पहुंच गए बेटा आगे, है ना? अपन अभी थोड़ा सा, मैंने कहा ना, स्टे ऑन दी पॉइंट, आएंगे लेयर पर भी। ठीक है, चलिए समझिएगा अब क्या कहा गया है एक्सप्लेनेशन में। पहली बात, कंट्रोल ऑफ बोर्ड का मतलब क्या है? जो तू बता रहा था ना प्रांजल, ये एक्सप्लेनेशन में देख रहा है, चाहे तो तू देख सकता है 2 के क्लॉज 87 के एक्सप्लेनेशन में, गूगल कर दे, एक्सप्लेनेशन में दिख जाएगा तुझे ये पॉइंट। पावर टू अपॉइंट और रिमूव मेजॉरिटी और ऑल डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये शब्द मुझे मिल जाएगा बच्चों, कंट्रोल ऑफ द बोर्ड अगर तुम ढूंढोगे तो यू विल फाइंड, कंट्रोल ऑफ द बोर्ड अगर तुम ढूंढोगे तो यू विल फाइंड कि कौन सा वर्ड यूज हुआ है बच्चों, बताइए। पावर टू अपॉइंट और रिमूव मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, पावर टू अपॉइंट और रिमूव मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर शब्द यूज हुआ है नेहा धाकड़, करेक्ट क्या? चाहे तो ढूंढ लो ना उसमें, है ना? तो ये प्रांजल आप पूछ रहे थे, ये है इसका मतलब। इसका मतलब मैंने क्या कहा, तीन तरीके हैं। एक व्यक्ति किसी के बोर्ड को कंट्रोल करके, मतलब मेजोरिटी, या आकांक्षा मुझे कह देना चाहिए, राकेश मुझे कह देना चाहिए कि मेजोरिटी या सारे डायरेक्टर्स को आप अपॉइंट करेंगे या रिमूव कर देंगे अपनी इच्छा से, डिस्क्रिशन है, चाहूँ मैं चाहूँ वो करूँ, मेरी मर्जी, तो दैट कंपनी वुड बिकम माई सब्सिडरी। एंड अनादर वन इज, जब मैंने उसमें 50% से ज़्यादा क्या होल्ड करके रखा है, बोलो, 50% से ज़्यादा मेरा टोटल वोटिंग पावर है। एंड तीसरा, अगर वो मेरी सब्सिडरी की सब्सिडरी है तो। ठीक है, अब समझिएगा, अगर एक इंडिविजुअल किसी कंपनी में 51% टोटल वोटिंग पावर रखता है, बताइएगा, ठीक है, किसी कंपनी में, तो बताइए क्या ये इंडिविजुअल होल्डिंग हो जाएगा क्या? और क्या ये कंपनी सब्सिडरी हो जाएगी क्या?
बताओ, नहीं होगा ना? तो अब हमेशा ध्यान रखना, अब तुम्हारे एग्जाम्पल की तरह आजकल तुम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हो ना। मुकेश अंबानी अगर रिलायंस में 60% की होल्डिंग रखता है, मुकेश अंबानी अगर रिलायंस में 60% की होल्डिंग रखता है और दुनिया को कहता है कि रिलायंस मेरी सब्सिडरी है और मैं उसकी होल्डिंग, सब्सिडरी वो मेरी, मैं उसकी होल्डिंग, बोलो तो क्या ये सही है? ये नहीं है। You have to be company, this relation is basically between two companies, getting my point? पक्का? चलिए, एक चीज़ और सिखा रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। एक इसका मीनिंग तुम्हें मैं आगे बताऊंगा कभी जीवन में, ये बहुत बड़ी चीज़ है। कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉरपोरेट। क्या वर्ड यूज़ हुआ है बच्चों? कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉरपोरेट, ये शब्द यूज़ हुआ है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा ये मैं आपको कभी बाद में एकाग्रता के साथ किसी दिन संडे को, आपको जब बहुत डिटेल में बातें होंगी होल्डिंग सब्सिडरी के बारे में, तब मैं सिखाऊंगा बच्चों। पर ध्यान रखिएगा, नेहा मेरा क्या कहना है कि ये जो कॉन्सेप्ट तुम पढ़ रहे हो ना, होल्डिंग का, सब्सिडरी का और एसोसिएट का, ये जीवन भर तुम्हारे कब काम आएगा? जब आप अपने आप को अकाउंट्स में बहुत माहिर कर रहे हैं, होशियार कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जब तक आपका अकाउंट्स अच्छा नहीं होगा, एक बात ध्यान रखना, तुम्हारा कंपनी लॉ हमेशा वीक होगा। ठीक है, तुम्हारा कंपनी लॉ हमेशा वीक होगा जब तक तुम्हारा अकाउंट अच्छा नहीं है, कंपनी अकाउंट तुम्हारा। ऑलवेज यू विल हैव, मैंने क्या कहा कि आपका कंपनी अकाउंट्स जब तक अच्छा नहीं है तब तक मुझे कह देना चाहिए कि आपका कंपनी लॉ वीक रहेगा। इसलिए कंपनी अकाउंट्स पर विशेष रूप से ध्यान रखना, कंपनी अकाउंट्स पर विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, डोंट स्किप इट। ठीक है, चलिए, अभी वैसे प्रश्न लेने की इच्छा नहीं थी श्रेषी, पर तूने पूछ लिया है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो सर इफ इंडिविजुअल हैज़ के पास 60% है तो कोई कंपनी उसकी होल्डिंग बन ही नहीं पाएगी। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। कारण है कि 60% यदि किसी और के पास है, ठीक है, तो उसकी कोई होल्डिंग नहीं बन पाएगी। लेकिन एक रास्ता हो सकता है श्रेषी, किसी के पास 60% है, करेक्ट, किसी के पास 60% है, लेकिन किसी अन्य कंपनी के द्वारा उसके बोर्ड को कंट्रोल किया जा रहा है। बोल श्रेषी, इसका मतलब सर बोर्ड को कंट्रोल करने के लिए वोटिंग पावर का कितना परसेंटेज होना चाहिए श्रेषी, ये फिक्स नहीं है। इसलिए मैंने तुझे 3 तरीके बताए बेटा। पहला था बोर्ड को कंट्रोल करना, दूसरा है 50% से ज्यादा की होल्डिंग, और तीसरा है सब्सिडरी की सब्सिडरी बनाना। गेटिंग माय पॉइंट? अगर किसी इंडिविजुअल के पास 60% है तो सेकंड वाला ऑप्शन तो गया, पर यदि कोई बिना होल्डिंग के भी बोर्ड को कंट्रोल करता है तो श्रेषी वो होल्डिंग कंपनी माना जाएगा। अगर वोटिंग पावर रखकर ही बोर्ड को कंट्रोल किया जाता तो ये दो अलग अलग पॉइंट श्रेषी यहां क्यों होते? बोलो। मैंने कहा देर आर 2 पॉइंट्स स्पेसिफिकली। इसका मतलब क्या हो गया कि बोर्ड को कंट्रोल करना अलग बात हो गई, वोटिंग पावर को कंट्रोल करना अलग हो गया। ठीक है, अब मैं आपको तीसरा वे, अरे यार आयुषी ये तो बहुत ही आसान है। किसी की मेरी सब्सिडरी है कोई, उसने एक और सब्सिडरी बना ली तो वो मेरी भी सब्सिडरी हो गई। अब प्रश्न मत डालना, अब पहले मेरे को सारे आंसर दे लेने दो, पहले मुझे सारे आंसर दे लेने दो। ठीक है, प्रश्न मत डालिएगा कोई भी। ठीक है, क्या प्रश्न पूछा गया है? तीसरे वो को समझाओ। देखो, ये होल्डिंग कंपनी है, इसकी सब्सिडरी S1 है, इसने इस कंपनी में 60% टोटल वोटिंग पावर रख लिया। बताइए, तो S2 इज अ सब्सिडरी ऑफ S1? बोलो। करेक्ट है? ठीक है, तो S2 इज ऑल्सो सब्सिडरी ऑफ H। क्यों? कि अल्टीमेट होल्डिंग की क्या होती है बच्चों? अल्टीमेट होल्डिंग की भी वह सब्सिडरी मानी जाती है। इसका मतलब जो मेरी सब्सिडरी की सब्सिडरी है वो मेरी भी सब्सिडरी है। ठीक है, चलिए रुको, बात करते हैं आगे वन बाय वन। पहले सारे प्रश्न ले लेने दो मुझे। सर डायरेक्टर 2/3 रिमूव हो सकते हैं, 2/3 रिमूव हो सकते हैं, 2/3 रिमूव हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप चाहो तो कर सकते हो। पर अब ये रिमूव क्या हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते हैं, ये थोड़ा सा आगे की मामला हो गया बेटा। ठीक है, अपन रुकेंगे, रिमूवल क्या होता है वो समझेंगे। दुर्गा, सर बोर्ड में कंट्रोल कैसे मिलता है बताता हूँ आपको। ठीक है, और क्या? अच्छा सर, ओके, आ गया समझ। सर प्लीज एक्सप्लेन थर्ड वे, बता दिया। 50% अलॉन्ग विद अदर सब्सिडरी, समझ नहीं आया सर। ठीक है ट्विंकल, और इसके अलावा बस? ठीक है, अब प्रश्न नहीं, अब ध्यान से सुनेंगे। पहले एक प्रश्न आया, अलॉन्ग विद सब्सिडरी वाला पॉइंट समझा दो। ठीक है, मैं वो समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है,
एक ए लिमिटेड है, ये बी लिमिटेड में 20% टोटल वोटिंग पावर रखती, ठीक है। ए की एक सब्सिडरी है S1, ठीक है, और एक और सब्सिडरी है S2, ठीक है। S1 बी लिमिटेड में और S2 बी लिमिटेड में S1 रखती है 25% और S2 रखती है 10%, करेक्ट है। अब प्रश्न क्या पूछा रहा है जा रहा है, फिर से समझिएगा। बी लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें ए लिमिटेड खुद 20% रखती है, S1 जो कि सब्सिडरी है ए की वो रखती है 25 और बी रखता है 10। तो अब सुनना मेरी बात ट्विंकल, बी लिमिटेड में ठीक है, ए लिमिटेड की है 20, इसकी सब्सिडरी की है S1 की है 25 और एक और सब्सिडरी है S2 की है 10। सबको टोटल करो, क्या ये 50% से ज़्यादा है? हाँ या ना? डेफिनेटली 50% से ज़्यादा है, तो कहा जाएगा बी लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड। इसका मतलब ये हुआ कि एक कंपनी खुद से 50% से ज़्यादा रखे ट्विंकल, ज़रूरी नहीं है अगर वह सब्सिडरी के साथ मिलकर रख रही है ट्विंकल, अगर वह सब्सिडरी के साथ मिलकर रख रही है तो भी चलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है ट्विंकल? क्या इतनी बात क्लियर? ट्विंकल पांडे, मेरे पास 50% से ज़्यादा हो यह ज़रूरी नहीं, अगर मैं सब्सिडरियों के साथ मिलकर भी बेटा 50% से ज़्यादा रखता हूं तो ट्विंकल उसे सब्सिडरी मान लिया जाएगा। बिल्कुल मिली जुली सरकार जैसा, ठीक है, पर सरकार में मिली जुले सब सब्सिडरी होने चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और क्या आया था कि बोर्ड को कैसे कंट्रोल करते हैं, बोर्ड को कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। एक तो क्या हुआ, एक तरीका तो बोर्ड को कंट्रोल करना, दूसरा तरीका क्या हुआ आयुषी अग्रवाल, 50% से ज्यादा का टोटल वोटिंग पावर, तीसरा तरीका हो गया सब्सिडरी की सब्सिडरी, ठीक है। बोर्ड को कंट्रोल कैसे करते हैं? कंट्रोल ऑफ बोर्ड, ये होता है बच्चों वोटिंग एग्रीमेंट से, मैनेजमेंट एग्रीमेंट से। आप तो एक काम करो, सिर्फ यही लिखो मैनेजमेंट एग्रीमेंट, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। किससे होता है? मैनेजमेंट एग्रीमेंट से। इसका मतलब क्या होता है सुनना, ये प्रश्न किसका था पहले ये बता दूं आपको, दुर्गा का। दुर्गा ध्यान से सुनना, बोर्ड का कंट्रोल कैसे मिलता है, ठीक है। इसे कहा जाता है बेटा मैनेजमेंट एग्रीमेंट। इसे क्या कहा जाता है बेटा? मैनेजमेंट एग्रीमेंट। इसे कहा जाता है मैनेजमेंट एग्रीमेंट, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी के मेंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, हम लोग कंपनी का मैनेजमेंट चलाएंगे। हम लोग मतलब जब एक कंपनी भले ही शेयर होल्डिंग नहीं रखती लेकिन डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट वो खुद करती है किसी एग्रीमेंट के अंतर्गत, जिसे कहा जाता है मैनेजमेंट एग्रीमेंट, और यही कहलाती है बेटा मैनेजमेंट सर्विसेज। इसे ही कहा जाता है मैनेजमेंट सर्विसेज, मतलब सब पैसा उनका, मैनेजमेंट अपना, पैसा उनका, मैनेजमेंट अपना। तो भले ही अपने पास शेयर्स नहीं हैं पर वो अपनी क्या मान ली जाएगी? मैंने क्या कहा बच्चों? वो आपकी सब्सिडरी मान ली जाएगी, और इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है मैनेजमेंट एग्रीमेंट के नाम से, करेक्ट। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा मैं आपको बताता हूँ, जब आप सिक्योरिटी लॉ में रोहित सर से SAST पढ़ेंगे, सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर्स, उसमें क्लियर कट आपको दिखाई देगा ये शब्द मैनेजमेंट एग्रीमेंट। बात समझ में आई क्या? ठीक है। अब बताओ और कोई प्रश्न? अब मैं दे नहीं रहा हूं, मैं अब मेरी पॉइंट का जवाब आप लोगों को दे रहा हूं, अब ध्यान से सुनना। अब मेरा प्रश्न आ गया कि आखिर क्यों एसोसिएट से सब्सिडरी को बाहर किया गया है, क्यों एसोसिएट से सब्सिडरी को बाहर किया गया है। अब मैं मेरे प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, आपका कोई प्रश्न नहीं चलेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, देखो मान लो आयुष मिश्रा, तू ध्यान से सुनना, तूने गलत बोला था, ठीक है। अगर ये 20% टोटल वोटिंग पावर है, ये 50% वोटिंग पावर है और ये 100% वोटिंग पावर है, ये क्या है? टोटल वोटिंग पावर, ठीक है। अब सुनना आयुष, आयुष सुनना,
क्या कहा मैंने कि एक कंपनी में जब मैं 20% या उससे ज़्यादा टोटल वोटिंग पावर रखता हूं तो वो मेरी क्या बन जाती है? एक कंपनी में जब मैं 20% या उससे ज़्यादा टोटल वोटिंग पावर रखता हूं तो वो मेरी सब्सिडरी बन जाती है, एसोसिएट बन जाती है। बोलो हाँ या ना। और जब मैं उसमें 50% से ज़्यादा रखता हूं तो वो मेरी सब्सिडरी बन जाती है। करेक्ट? हाँ या ना? पक्का? बस अब सुनना मेरी बात ध्यान से। मैं एक कंपनी में 60% रखता हूं, मैं एक कंपनी में 60% टोटल वोटिंग पावर रखूंगा। इसका मतलब मैं कौन हूं? मैं भी कंपनी हूं। हाँ, ये भी ध्यान रखना, मैं भी कंपनी हूं, ठीक है। तो मैं एक कंपनी में 60% टोटल वोटिंग पावर रखूंगा। ध्यान से सुनना, तो वो तो मेरी एसोसिएट भी बन रही है क्योंकि 20% या उससे ज्यादा है, और वो मेरी सब्सिडरी भी बन रही है। अरे बोलो हाँ या ना। करेक्ट? तो मैं एक ही कंपनी को दो ट्रीटमेंट नहीं देना चाहता नेहा धाकड़। मैं एक ही कंपनी को दो ट्रीटमेंट नहीं दे सकता। वो मेरी एसोसिएट भी हो गई और वो मेरी सब्सिडरी भी हो गई। आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट। मैं उसे एक ही समय पर मेरी एसोसिएट और एक ही समय पर मेरी एसोसिएट और एक ही समय पर मेरी सब्सिडरी नहीं बना सकता। एक ही समय पर मेरी एसोसिएट और एक ही समय पर मेरी सब्सिडरी नहीं बना सकता मैं उस। मेरी बात समझ में आई? इसलिए कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा, इसलिए कहा गया है बच्चों कि एसोसिएट डज नॉट इंक्लूड सब्सिडरी। और यही कारण है कि 20% और मोर, 20% और मोर, लेकिन 50% तक है तो वो आपकी एसोसिएट होती है, ठीक है। और 50% से ज़्यादा है तो वो आपकी सब्सिडरी होती है। बात समझ में आई क्या? तो ये जो तेरा प्रश्न था ना आयुष, कि 20% और मोर, आयुष तूने लिख के दिया था, मुझे एक याद है। आयुष, तूने एक पॉइंट लिख के दिया था एसोसिएट की डेफिनेशन का, 20% या उससे ज़्यादा, पर तूने 51% लिख दिया था। कुछ याद आया? मुझे जहाँ तक ध्यान है तूने कहीं लिखा ज़रूर था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 20 से लेकर 50 तक, 20 से लेकर 50 तक, 20 से लेकर 50 तक, 20% और मोर से लेकर 50 तक का हो तो वो मेरी एसोसिएट होगी, ठीक है। तो 20 to 50, 20 से लेकर 50 रखोगे तो एसोसिएट है वो कंपनी, और 50% से ज़्यादा रखोगे, 50% से ज़्यादा रखोगे तो वो मेरी सब्सिडरी है, ठीक है। बात समझ में आई क्या? अब दुर्गा का क्या पूछा? कुड यू प्लीज़ रिवीजन द पॉइंट वंस मोर? कौन सा अनुष्का? अनुष्का वापस बताना कौन सा वाला, पहले मैं दुर्गा का देख लेता हूँ। सर जब 20% से मोर था तो 50% का क्यों लाए, एसोसिएट में ही रहने देते? बेटा केस दुर्गा ध्यान से सुनना, मेरा इंटेंशन एसोसिएट के साथ रिलेशनशिप अलग देखना है और सब्सिडरी के साथ रिलेशनशिप अलग देखना है। मेरा इंटेंशन जो है, मैंने क्या कहा, सब्सिडरी के साथ रिलेशनशिप अलग देखना है। 2 मिनट, हाँ, क्या कहा मैंने? सब्सिडरी के साथ रिलेशनशिप अलग देखना है, एसोसिएट के साथ रिलेशनशिप अलग देखना है। इसका मतलब क्या होता था, पहले पहले कंपनीज एक्ट 1956 में सिर्फ सब्सिडरी चलती थी, मतलब 50% से ज़्यादा हो तो अपने देखते थे। पर एक और कंसेप्ट ले आए कि बोले 50% से ज़्यादा हो तो सब्सिडरी का देखना ही है, पर 50% से कम है लेकिन 20% या उससे ज़्यादा है तो भी एक रिलेशन देखना है, और उसे कहा जाएगा एसोसिएट का रिलेशन। बात समझ में आई? तो कुछ के लिए वो क्या कह रहे हैं, भले ही वो आपकी सब्सिडरी नहीं है, आपकी एसोसिएट तो है ना। तो एसोसिएट का एक कॉन्सेप्ट अलग है, उसके लिए अप्लीकेबिलिटी दुर्गा अलग है, और सब्सिडरी के लिए कुछ प्रोविजन की अप्लीकेबिलिटी अलग है। बात समझ में आ गई? तो ध्यान रखिएगा, अब मेरे रिलेशन कंट्रोल में दो तरह के होते हैं, या तो वो मेरी एसोसिएट बन जाएगी या वो मेरी सब्सिडरी बन जाएगी। बात समझ में आई?
बेटा एडवांटेज प्रांजल करके कुछ नहीं होता, यहाँ तो एप्लीकेबिलिटी लाइबिलिटी आती है बेटा। अगर एसोसिएट बना लेते हैं ना या सब्सिडरी बना लेते हैं तो लाइबिलिटीज आती हैं, एडवांटेज करके कुछ नहीं होता प्रांजल। मैंने तुझे कहा था एडवांटेज के लिए स्मॉल बनाई गई है, प्राइवेट बनाई गई है, निधि बनाई गई है, सेक्शन 8 बनाई गई है, ये सिर्फ कंट्रोल जानने के लिए बनाई गई है। और कंट्रोल जब आपका होता है ना तो आप पर लाइबिलिटीज आती है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी है। आप सिर्फ आप नहीं हो, आपके साथ कोई और भी है। अब मेरी बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखिएगा, एसोसिएट और सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट एडवांटेज देने के लिए नहीं लाया गया है बेटा, इट इज बेसिकली उस पर ऑब्लिगेशंस डालने के लिए लाया गया है प्रांजल शर्मा। बात समझ में आ गई? करेक्ट। अब मेरे हिसाब से मैं क्लियर हूं। अगर किसी को और कोई डाउट हो तो पूछ लो, 2-3 मिनट 5 मिनट में दे सकता हूं, फिर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। बताओ। अब देखो आपके प्रश्न ही नहीं आ रहे। देखो अभी 3-4 दिन से शुरुआत की बैच में प्रश्न बहुत सारे आए, फिर और कम हो गए, फिर अब और कम हो गए। कुछ दिनों के बाद तुम्हारे प्रश्न आने बंद हो जाएंगे बच्चों। फिर प्रश्न किसकी ओर से आएंगे बताए? श्रेयांश सर की ओर से आएंगे कि बताओ चलो इसका मतलब क्या है, चलो बताओ इसका मतलब क्या है। हम्म। चलिए खैर, ये हर बैच में मेरे साथ होता है कि बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं पहले दिन, फिर दूसरे कम हो जाते हैं, तीसरे दिन और शास्त्री कम हो जाते हैं, चौथे दिन और कम हो जाते हैं। चलिए, अंकित शास्त्री सर, कैन सब्सिडरी हैव बोथ 50% स्टेक एंड कंट्रोल ओवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? समझा नहीं बेटा, मतलब ऑल मतलब देख, जब आप 50% से ज़्यादा जब स्टेक रखते हैं किसी कंपनी में, है ना, 50% से ज़्यादा स्टेक रखते हैं तो बोर्ड को तो हमेशा ही आपका कंट्रोल होता है, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। 50% से ज़्यादा जब आपका स्टेक है तो बोर्ड में हमेशा ही कंट्रोल होता है। पर कभी कभी 50% नहीं भी है तो भी बोर्ड का कंट्रोल हो सकता है। मेरी बात समझ में आ गई? तो 50% से ज़्यादा है तो बोर्ड का कंट्रोल हमेशा ही है आपके पास, पर हो सकता है कि नहीं भी हो तो बोर्ड का कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, चलिए और कोई? प्रांजल जाले क्या साफ हो रहे हैं? जाले थे ही नहीं लाला, वो तो तुम बेसिक, मैंने इसलिए तुमको कहा था कि प्लीज प्रिपेयर वर्क ऑन दी बेसिक्स। ये बहुत लिमिट है ना, तुम लोग पता नहीं क्या कहाँ बात कर लेते हो यार। जियो क्या है, फेसबुक क्या है, और वो अभी किसने पूछा था सर, वो बेस्ट प्राइस वॉलमार्ट अभी है ना। अब जाकर ये आज जो अगर आपने पढ़ा है ना जो मुझसे, अब जाकर प्लीज चेक आउट ऑन बिजनेस भास्कर या इकोनॉमिक टाइम्स, और वहाँ पर अगर वर्ड यूज़ हो जाए ना एसोसिएट कंपनी, तो वहाँ समझिएगा कि क्या होता है अब एसोसिएट कंपनी का आशय और क्या होता है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, न्यूज़पेपर्स लॉ की लैंग्वेज को यूज़ करते हैं बच्चों, न्यूज़पेपर्स लॉ की लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, है ना। तो यू शुड बी कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट कि कब इसे मेरी सब्सिडरी मानूंगा, कब सब इसे। ठीक है, अब चलिए आप लोगों के लिए एक प्रश्न है अब। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि डेफिनेशन में मेरे दोस्त प्रांजल शर्मा, अंकित शास्त्री, एक और डेफिनेशन में एक्सप्लेनेशन यूज हुआ था, इट इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, चाहो तो चेक करो तो सब बेयर एक्ट में, मतलब गूगल पे सर्च मार दो भले ही, एक्सप्लेनेशन चेक करना है इसका एक्सप्लेनेशन, क्योंकि क्लॉज 87 का एक्सप्लेनेशन यू विल फाइंड इट कि कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, बरोबर है। तो प्रांजल मैं ये जानना चाहता हूं कि इस शब्द को क्यों इंसर्ट किया गया है परिभाषा में, डेफिनेशन के अंतर्गत इस शब्द को क्यों यूज किया गया है? अरे भगवान, श्रेषी शर्मा आप लोग है ना, श्रेयांश सर को हल्के में ले रहे हो बच्चों, हल्के में। मैंने आज तक वैसे प्रश्न नहीं पूछे हैं, बहुत वजन है। चलिए खैर, कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, प्लीज गेट मी दी आंसर देयर ऑफ। आप इसका आंसर मुझे कल दीजिएगा, कल अपन इस पर चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा सा अपन JIGL को आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि कल या परसों से आपका समय बच्चों 2 घंटे हो जाएगा, तो उसके बाद अपन लंबी बातचीत करेंगे इन मामलों पर। ठीक है, चलिए नेहा धाकड़, क्या हम JIGL की तरफ आगे बढ़ सकते हैं? बोलिए। अभी कोई जवाब मत दो, शान, प्रांजल, अब मत जवाब दो। ठीक है, अब ढूंढो जरा, अब ढूंढना जरा, तुम लोग आज न्यूज़पेपर में पढ़ना कि क्या होता है। ठीक है, फिर मुझे कल बताना। FCCI, अरे सुना प्रांजल,
चलिए अमीशा, अमीशा खंडेलवाल, आर्ची, वी आर मूविंग टूवर्ड्स JIGL। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि JIGL हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। पहला है आपका, बोलिए, सोर्स ऑफ लॉ या बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच गिव्स बर्थ टू दी लॉ। करेक्ट है। और वहीं जब मैं सेकंड पॉइंट की बात करने की ओर चलता हूं तो मैं साफ कह देता हूं नेहा कि उसका मतलब होता है बेटा कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स एक चैप्टर पढ़ा, एंड देयर वाज अनदर एक्ट विच वाज इन रिलेशन विद इट, एंड विच वाज बेसिकली विच वन, आई शुड से it was general clauses act, it was general clauses act 1897, am I right? ठीक है, तो दिस इज हाउ यू मूव्ड टू द सेकंड वन। एंड द थर्ड वन, मैंने ये जो बातचीत की थी, देयर वर सर्टन अंकित, देयर वर सर्टन जनरल लॉज, एम आई करेक्ट इनफ? और मैंने ये कहा था आपको कि जनरल लॉज का ज्ञान आपको इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो एक इंडिविजुअल पर भी लगते हैं, वो एक कंपनी पर भी लगते हैं, बात समझ में आई, वो एक LLP पर भी लगते हैं। ठीक है, तुमने ये नाम सुना है कॉर्पोरेट लॉ प्रैक्टिशनर्स? कॉर्पोरेट लॉ प्रैक्टिशनर्स बेसिकली, है ना, ये जो कॉर्पोरेट लॉ प्रैक्टिशनर्स होते हैं ना बेटा, तो दे आर वेल वर्स्ड इनटू कंपनी लॉ, इसीलिए तो वो कंपनी लॉ या कॉर्पोरेट लॉ में प्रैक्टिस करते हैं। पर इसके अलावा, कंपनी लॉ के अलावा मुस्कान, उनको बाकी सब जनरल लॉज का नॉलेज होता है, एविडेंस एक्ट का नॉलेज होता है, CPC का नॉलेज होता है, CRPC का नॉलेज होता है, उन्हें लिमिटेशन का नॉलेज होता है। मेरी बात समझ में आ गई? बाकी सारे स्टाम्प रजिस्ट्रेशन, दे आर वेल वर्स्ड इनटू इट, बरोबर, उन सभी का नॉलेज होता है, तभी जाकर वो बेसिक उनका जो ज्ञान है बच्चों वो कहीं काम आता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये जीवन है ना, अपना जीवन लॉ को ही समर्पित है बच्चों। किसके प्रति समर्पण है? अपना लॉ के प्रति ही अपना समर्पण है, ये तय कर लिया है बच्चों अगर आपने, क्योंकि आपने CS ज्वाइन किया है, कंपनी सेक्रेटरीशिप, एंड यू आर बेसिकली डेडिकेटेड, यू हैव बेसिकली ओड योर सेल्फ टू दी लॉज ऑफ इंडिया, आप अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। करेक्ट है। और इसीलिए सबसे पहली बेसिक बात जो मैंने आपको कही थी कि लॉ का जन्म इंडिया में बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही होता है, वहीं से सारे पावर्स डेराइव होते हैं, वहीं से लॉ बनाने की अथॉरिटी आती है। कौन बनाता है ये भी बताया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा यही बताया जाएगा, इवन अगर किसी प्रकार की गलती है तो कब और किसके पास जाया जा सकता है, ये क्वेश्चन भी यहीं रिजॉल्व होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स बच्चों, दे आर गोइंग टू प्ले अ लॉट ऑफ रोल देयर इन। कुछ बातें ऐसी भी हैं बच्चों विच आर बेसिकली जो सिविल से रिलेटेड है, या मैं कहूँ कि अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो चलता है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि अपन लॉ मेकिंग पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला मैं प्रांजल शर्मा, बोलो, नव्या मौजूद है? नव्या, बढ़े आगे बेटा, नव्या। चलिए, तो मैंने क्या कह दिया? सबसे पहले मैंने कल ये सिखाई थी बात कि जयेश मेरे दोस्त, सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, और हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ध्यान रखिएगा, मुझे कहना चाहिए कि अमीशा खंडेलवाल, आयुष मिश्रा, जो भी फंडामेंटल राइट्स आपके हैं, जो भी फंडामेंटल राइट्स आपके हैं, दे आर इन्फोर्सिएबल अगेंस्ट द स्टेट। करेक्ट यशस्वी, ये अधिकार आपको किसने दिए हैं? ध्यान रखिएगा, स्टेट ने दिए हैं या कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, रादर मुझे बोलना चाहिए, किसने दिए हैं? स्टेट ने दिए हैं, या यूँ कहूँ कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट अफेक्ट होता है तो आप किसके पास जा सकते हो? बोलो नव्या। आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आर्टिकल 226, आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एम आई करेक्ट इनफ? अर्ची सिंघी, क्या मैं सही कह रहा हूँ? कहीं भी गलत हूँ तो मुझे प्लीज़ करेक्ट मी, आई मे बी रॉन्ग समवेयर।
ठीक है, ये सेक्शंस कभी कभी मैं आगे पीछे हो जाते हैं मुझसे, तो मुझे बोल दिया करो। ठीक है सर, आप गलत बोल रहे हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। तो नव्या, जब मैं बात करता हूँ स्टेट की परिभाषा की, तो इस डेफिनेशन में तीन चीज़ें आती हैं। एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI लिख दूंगा तो चलेगा। एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट। स्टेट की परिभाषा में कौन आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट। दूसरा है स्टेट लेजिस्लेचर एंड स्टेट गवर्नमेंट। और बच्चों तीसरी हेडिंग है, ध्यान रखना, तीसरी दिशा गुप्ता, तीसरी हेडिंग है बेटा लोकल अथॉरिटीज और अथॉरिटीज आउटसाइड इंडिया कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बात समझ में आई? मैंने क्या कहा, फिर से समझिएगा कि स्टेट की परिभाषा में भारत की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट आती है। दूसरा दिशा गुप्ता वहीं गवर्नमेंट में, मतलब स्टेट की परिभाषा में स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट गवर्नमेंट भी आता है। और तीसरा अदर लोकल अथॉरिटीज़। अदर लोकल अथॉरिटीज़, जितनी भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जैसे इंदौर नगर निगम लोकल अथॉरिटी है, वुड बी कवर्ड इनटू इट। बात समझ में आई? ठीक है, लेकिन इवन इंडिया के बाहर भी कोई अथॉरिटी है जो भारत की सरकार के द्वारा कंट्रोल होती है, तो ध्यान रखिएगा वह भी स्टेट में आएगी। जैसे तुम लोगों ने एयरलिफ्ट मूवी देखी थी, हाँ, ऐसी ऐसे मौके थोड़ी छोड़ते हैं हम। उसमें एक सॉन्ग बहुत अच्छा आया था, इसलिए वो याद रह गई, एयरलिफ्ट। बोलो हाँ या ना? कौन सा सॉन्ग था? मुझे तो याद ही नहीं है, बिल्कुल याद ही नहीं रहती, ये सब चीज़ें मेरी वीक हैं थोड़ी सी, मेरे को सेक्शंस ज़्यादा याद रह जाते हैं। तो वो जो है, कौन सी एयरलिफ्ट मूवी में एक, वहाँ पर शायद कुवैत सिटी थी वो, ठीक है, कुवैत सिटी थी। अब कुवैत सिटी में हमेशा इंडियन एम्बेसी थी, ठीक है, इंडियन एम्बेसी थी, बिल्कुल। आयुष मिश्रा, देख कितनी याददाश्त तेज है तेरी बेटा। हाँ, यूं परसेंटेज कंपनी लॉ के अपने इधर उधर हो जाते हैं, 50 से 51 भी पहुंच जाते हैं, 51 से 50 भी आ जाते हैं, पर देखो यहां तो बिल्कुल कैसी, बिल्कुल तड़ से इंडियन एम्बेसी। बोलो अब आप, करेक्ट है? अब अंकित शास्त्री, थोड़ा सा तू आगे चला गया बेटा मेरे दोस्त, ये मैं अभी बेसिक डेफिनेशन की बात कर रहा हूं मेरे भाई, तू नहीं मानेगा। हैं? तू आगे चला गया थोड़ा और। अपन, मैं जानता हूं तुम लोगों को आता है, इसलिए तो तुमसे प्रश्न पूछ के जानने की कोशिश करता हूं कि मैं भी कुछ सीख जाऊं। क्यों अंकित मेरे दोस्त, मौका मिलेगा ज्ञान बिल्कुल बताने का, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। आई एम दी, मैं मतलब रिसीवर हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो समझिए ध्यान से, मैंने क्या कहा, इंडियन एम्बेसी वॉज इवन आउटसाइड इंडिया बट वॉज कंट्रोल्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, तो दैट एम्बेसी वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द स्टेट। बात समझ में आ गई? बोलिए। ठीक है, अब मेरे दोस्त ने साफ साफ प्रश्न पूछ लिया, अब क्योंकि इसको आता है शास्त्री को, ठीक है। अब शास्त्री क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। शास्त्री जो बातचीत कर रहा है वह है किसकी? सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम के केस की। किसकी मेरे दोस्त? एंड एक और केस है, RD शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। ठीक है, ये जो दो केस लॉ हैं, ये क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। खालिद वाला आगे आएगा आयुष, अभी मेरे दोस्त खालिद वाला आगे आएगा, ठीक है। प्रांजल, मैं है ना 2 बादाम सुबह और 2 बादाम शाम को गर्म पानी के साथ खाता हूँ बेटा। किसके साथ? गर्म पानी के साथ खाता हूँ, ठीक है। तुम भी खाओगे तो याददाश्त रहेगी। यही बात मैंने रोहित सर को, यही बात मैंने सागर सर को, सबको बोला कि अगर याददाश्त बढ़ाना है तो क्या खाओ,
2 बादाम सुबह, 2 बादाम शाम को गर्म पानी के साथ। अरे जैसे दवाई लेते हो ना तुम कैप्सूल, वैसे ही। और देखना फिर तुम्हारी भी याददाश्त बढ़ेगी। चलिए, तो मैंने क्या कहा, आयुष मिश्रा मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना, अभी आते हैं खालिद मुजीब वाले केस में भी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम, और दूसरा मैंने कह दिया बच्चों आर डी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, आर डी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। इन दोनों ही केस लॉ में एक बात कही गई, ध्यान से सुनिएगा, कि ये तीन जो हैं ये तो स्टेट हैं ही, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट ये भी है, लोकल अथॉरिटीज, अदर अथॉरिटीज ये भी है, सब है। पर इसके अलावा अमीषा खंडेलवाल एक और है, कौन, कॉरपोरेशंस विचार which are इंस्ट्रूमेंटलिटी या एजेंसी ऑफ स्टेट shall also be considered as state। बात समझ में आई? नहीं, अब क्लियर हो जाएगी बेटा। साक्षी सराफ, क्या कहा बेटा मैंने, इंस्ट्रूमेंटलिटी और एजेंसी ऑफ द स्टेट, इंस्ट्रूमेंटलिटी और एजेंसी ऑफ द स्टेट, इस इंस्ट्रूमेंटलिटी और एजेंसी ऑफ द स्टेट, करेक्ट, को भी, उन कॉरपोरेशंस को भी रिया हम स्टेट मानेंगे, करेक्ट। बोलो आयुष मिश्रा, ठीक है। जो इंस्ट्रूमेंटलिटी या एजेंसी ऑफ द स्टेट होगा मेरे दोस्त, उसे भी हम क्या मानेंगे, हम उसे भी स्टेट मानेंगे, ठीक है। किसके केस में बताया, सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम का केस, और आर डी शेट्टी वर्सेस मेरा कहना है इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के केस में अमीषा खंडेलवाल ही बातचीत हुई, करेक्ट। अब मेरा कहना है कि कोई प्रश्न आया था क्या, ठीक है। चलिए, अब आपसे बातचीत हो रही है कि इंस्ट्रूमेंटलिटी या एजेंसी का मतलब क्या होता है। एजेंसी तो मतलब आप जानते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल एंड एजेंट। किसका कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल एंड एजेंट, एम आई करेक्ट इनफ, ठीक है। तो वो मेरे प्रिंसिपल हैं और मैं उनका एजेंट हूँ, तो मैं स्टेट माना जाऊँगा, ठीक है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटलिटी का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल मतलब लाइक इट, उसी की तरह, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, सर ये बात समझ में नहीं आई, ध्यान से सुनना। आप लोगों ने इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग सुने, इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग याद करो, क्या होता है, जिसमें आवाज़ नहीं आती, बस म्यूज़िक चलता रहता है, इंस्ट्रूमेंटल है, एम आई करेक्ट। पर उसको सुनने के बाद आप उस सॉन्ग को समझ लेते हो ना कि ये वो होगा। अरे मेरी बात समझिए, आप क्या उस सॉन्ग को समझ लेते हो ना कि ये वो होगा, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? यही होता है। अब यहाँ तो क्या, मेरी आवाज़ भी बहुत बुरी है बच्चों, पर हाँ, लेकिन एक इंस्ट्रूमेंटल बजता है तो यू फाइंड इट कि ये उस मूवी का इस हीरो पर फिल्माया गया, इस हीरोइन पर फिल्माया गया, वहाँ पर ये शूट हुआ सॉन्ग होगा, क्योंकि तुम लोगों की बिल्कुल याददाश्त वहाँ बहुत तगड़ी होती है, बरोबर क्या, कि इस मूवी का इस हीरो का इस हीरोइन के साथ वहाँ पर फिल्माया गया, कौन सा होगा, करेक्ट है। हाँ सर बिल्कुल, आप भी मजे ले रहे हो हमारे, बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल 100% आई एम डूइंग इट, करेक्ट है, क्योंकि तुम्हारी उम्र में मैं भी यही करता था, है ना, जुबान पर गाने होते थे, वो ज़माना ही कुछ और हुआ करता था दोस्तों, वाकई। खैर चलिए, तो मैंने क्या कहा, इंस्ट्रूमेंटल का मतलब क्या होता है रिया, दैट इज़ कि आप उसी की तरह के हो, आप उसी की तरह के हो, उसी की तरह उसी का पर्पस सॉल्व कर रहे हो,
तो यू आर इंस्ट्रूमेंट। बात समझ में आई? आप उसके क्या हो? इंस्ट्रूमेंट। बात समझ? ठीक है। तो अब मुझे एक बात बता आयुष, यहां पर तेरा प्रश्न आना चाहिए शास्त्री, यहां पर अंकित शास्त्री, यहां पर तेरा सवाल आना चाहिए बेटा कि से माना जाएगा इंस्ट्रूमेंटलिटी या एजेंसी ऑफ स्टेट। और अंकित नहीं, इसने आयुष मिश्रा ने एक और जवाब दिया, व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी इंस्ट्रूमेंटलिटी और एजेंसी ऑफ स्टेट? किसे माना जाएगा नव्या? नव्या, किसे माना जाएगा बेटा कि इंस्ट्रूमेंटलिटी या एजेंसी ऑफ स्टेट हो? तो मुझे क्या केस ऑफ जय हसी जिसने क्राइटेरिया दिया, जिसके द्वारा हम यह समझ सकते हैं से एजेंसी इंस्ट्रूमेंट। करेक्ट, किसे इंस्ट्रूमेंटलिटी या एजेंसी माना जाए? बात समझ में आई? बोलो। करेक्ट नेहा, क्या आगे बढ़ सकते हैं बेटा? क्राइटेरिया हैज़ बिन गिवन इन दी खालिद मुजीब वर्सेस मतलब ये अपना अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब। करेक्ट नेहा। शान बढ़े बेटा आगे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? आर्ची, आकांक्षा, अंकित, अनुष्का। अनुष्का तेरा कोई डाउट रह गया था क्या बेटा? मैंने लास्ट टाइम शायद कंपनी लॉ में लिया नहीं था। चेतन सिंह कोई डाउट तो नहीं? दीपांकर? ठीक है बच्चों, मेरे मोबाइल नंबर आप सबको पता ही होंगे, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे भेज दिया करो। मैं जैसे ही व्हेनेवर आई विल बी गेटिंग टाइम, लक्षिता, खुशी, मैं आपके आंसर्स दे दूंगा। मुझे जो आएगा वो मैं बता दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है? ठीक है अनुष्का। चलिए, अब सबसे पहली बातचीत हुई अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब में। रिया जैन, आखिर क्या बताया गया है? रिया जैन, आखिर क्या बताया हुआ है अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब के केस में? आखिर व्हाट ग्राउंड बेसिकली ये माना गया है कि इसे क्या माना जाए, इंस्ट्रूमेंटलिटी या एजेंसी ऑफ स्टेट? अब बताते जाओ आयुष मिश्रा, अंकित शास्त्री। चलो सबसे पहला क्या? वेयर एंटायर शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय स्टेट। तो लगता है कि आप स्टेट ही हो। शेयर कैपिटल अगर आपके पास हो तो आप स्टेट ही हो। दूसरा, असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस is granted to meet expenditure, जिससे कि एक्सपेंडिचर को मिट आउट कर सके। ठीक है। तीसरा, इफ, ये खास पॉइंट है, डीप एंड परवेसिव कंट्रोल। कौन सा वर्ड? डीप एंड परवेसिव कंट्रोल इज हेल्ड बाय स्टेट। बोलिए। डीप एंड परवेसिव कंट्रोल इज हेल्ड बाय स्टेट। ठीक है। चौथा, कॉरपोरेशन enjoy monopoly status। पांचवा, where engage in matter of public importance।
किस में शामिल है? पब्लिक इंपॉर्टेंस वाले मामलों में सम्मिलित है। ठीक है। छठा, वेयर एनी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसफर्ड टू सच कॉरपोरेशन। बात समझ में आई क्या? इसी कॉरपोरेशन के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, मेरा कहना है गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट ही ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो इन 6 क्राइटेरियाज़ के आधार पर यह डिसाइड किया जाता है, इन 6 क्राइटेरिया के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि वेदर द कॉरपोरेशन इज़ स्टेट और नॉट, वेदर द कॉरपोरेशन इज़ स्टेट और नॉट। नेहा, 6 क्राइटेरिया जो कहाँ बताए गए हैं बच्चों? अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब के केस में। किसमें? अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब के केस में। मेरी बात समझ में आ गई क्या? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। 3 केस लॉ बता दिए हैं मुस्कान। मैंने कहा बेटा पहला है सुखदेव वर्सेस भगत राम, दूसरा है निशु सौम्या, दूसरा है आरडी शेट्टी वाला केस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, तीसरा है केस अमीशा। नहीं बेटा, मैंने कहा ये कॉरपोरेशन के लिए प्रांजल किया जा रहा है और ये क्राइटेरिया है। ठीक है। पब्लिक इंपॉर्टेंस का मतलब जो स्टेट का काम होता है ना, वो काम। ठीक है। स्टेट का काम जो होता है वो काम। ठीक है। तो एनजीओ अपन नहीं कह सकते डायरेक्ट। ठीक है। और कोई प्रश्न? ठीक। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, डीप एंड परवेसिव कंट्रोल का मतलब क्या होगा? डीप एंड परवेसिव कंट्रोल का मतलब होता है फंक्शनल, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। फंक्शनल, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ध्यान रखिएगा। तो अभी दुर्गा रुक जा, आते हैं बेटा, है ना। जब परवेसिव, बिल्कुल सही कह रही हैं रिया, परवेसिव मतलब जो दुनिया भर में फैला हुआ, ओमनी प्रेजेंट बेसिकली। ठीक है। तो मेरा क्या कहना है कि जब हर तरह की चीज़ें आप ही के द्वारा कंट्रोल की जा रही है, फंक्शंस भी, फाइनेंशियल्स भी, एडमिनिस्ट्रेशंस भी, तो उसे हम कहते हैं डीप एंड परवेसिव कंट्रोल। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये मैं मन से नहीं कह रहा हूँ श्रेषी, ये मैं मन से नहीं कह रहा हूँ। सर बताओ फिर आप कहाँ कैसे? मनीष पूछ रहा है, मनीष पूछ रहा है, मेघा पूछ रही है, मेघा बिश्नोई, करेक्ट। आप पूछ रही हैं, क्या पूछ रही हैं कि साहब बताइए आपको कैसे पता चला? तो मेरे को तो सब रट रट के ही पता चलता है, मेरे को कुछ आता थोड़ी है बच्चों में, तो क्या रट के बैठता हूँ बस, और बस सुबह आता हूँ रट के और दड़ तड़ 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 तड़, बिल्कुल। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फंक्शनल, फाइनेंशियल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बेसिकली बताया गया है प्रदीप कुमार बिस्वास, प्रदीप कुमार बिस्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी के केस में। ठीक है। इतनी बात क्लियर? अब प्रश्न आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? राशि का प्रश्न। राशि प्रश्न पूछ रही है, आ, अब इर्रिया जैन, क्या मैं आपका नाम सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ बेटा? प्रोनाउंस कर रहा हूँ इर्रिया जैन, एम आई प्रोनाउंसिएटिंग योर नेम करेक्ट? इर्रिया या फिर आर्या जैन? आ, मुझे इर्रिया, एम आई करेक्ट? एक बार और यस बोलो बेटा। यस, ठीक है। तो इर्रिया और राशि जैन, इन दोनों को, बच्चों को, जैन जैन है ना, मैं भी जैन, हम लोगों को हमेशा एक सवाल आता है। क्या सवाल आता है? सर क्या इतना पढ़ना पड़ेगा क्या? एक एक केस लॉ याद करना पड़ेगा क्या? बोलो। आया? रिया जैन, आपको भी यही प्रश्न है ना? अपन जैन लोग बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, है ना? तो राशि, रिया, रिया, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो बच्चों, व्हाट क्रिएट्स अ डिफरेंस बिटवीन, देखो यू विल फाइंड, सुनना मेरी बात, जीवन में
देश भर में अभी की तारीख में लगभग 65 से 68 हज़ार कंपनी सेक्रेटरी हैं। 65 से 68 हज़ार, 65 to 68,000 कंपनी सेक्रेटरीज आर देयर इन इंडिया। पर मुझे बताओ अमीषा, राशि, इर्या, खुशी, लक्षिता, कितने कंपनियों सेक्रेटरियों को आप जानती हैं? कितने कंपनी सेक्रेटरीज को आप जानती हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 100। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक व्यक्ति अपनी छवि ही नहीं बना पा रहा है तो क्यों कोई मुझको याद करे, क्यों वक्त अपना बर्बाद करे? मेरी बात समझिए। वॉट क्रिएट्स अ डिफरेंस? ऐसे तो कई तरह के कंपनी सेक्रेटरी हैं बच्चों, पर मुझे एक बात बताओ, क्या आपको हर व्यक्ति पढ़ा रहा है क्या? आपको रोहित सर पढ़ा रहे हैं बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल? मैं तो गलती से बच्चों धोखा धोखा धोखे में गलती से आ गया पढ़ाने के लिए। मेरी बात समझिए, करेक्ट क्या? मेरी बात समझिए आप। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू बी वेरी मच क्लियर विद दैट यू हैव टू क्रिएट अ डिफरेंस। अपने को कुछ अलग करना पड़ेगा, है ना? अपने को कुछ अलग करना पड़ेगा बेटा। एंड वी हैव टू बी समथिंग। नहीं तो सब बच्चों, मेरी एक बात ध्यान सुनना बच्चों, इतने लोग मरते हैं रोज, अपन कितने को जानते हैं? और अगर अपन मरे और लोगों को पता नहीं चला तो फिर अपने जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है बच्चों। एक बात ध्यान रखना, देर इज नो सेंस ऑफ आवर लाइफ अगर अपन मरते हैं और लोगों को पता नहीं चलता है तो। ये बात ध्यान रखना आप, नहीं तो ऐसे तो कई आए और कई चले गए। बात समझ में आई क्या? तो दिस इज समथिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सर रटवाने से क्या कोई ऐसा एटीट्यूड आ जाता है, नहीं बच्चों। दिस इज समथिंग कि मैं एक एटीट्यूड तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ आप में, है ना? तो मैं कहता हूँ ना कि मेरी बैच में आप बच्चों भले ही आप नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, बट ऑलवेज बी प्रेजेंट इन माई क्लास। कारण क्या है? ये एक एटीट्यूड का डेवलपमेंट है। आप कोचिंग सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आते हो बच्चों, एक बात ध्यान रखिएगा। दिस इज समथिंग बिकॉज वी पीपल आर इंटेंडिंग टू डेवलप अ एटीट्यूड ऑफ yours which is going to help you out not only in the exam you are appearing in but basically in your throughout life, what type of attitude you should have। ये बेसिकली डिफरेंस है जो आपको करना पड़ेगा। ठीक है? कोचिंग आने का मतलब क्या होता है? अरे सेल्फ स्टडी भी होती है। मैं सेल्फ स्टडी करके आया हूँ, पास आउट हुआ हूँ। आई डीड सेल्फ स्टडी इन CS प्रोफेशनल। आई वॉज वर्किंग इन नाहटा प्रोफेशनल अकेडमी, सुनना मेरी बात, एज अ रिसेप्शनिस्ट इन ईयर 2010। 2010 में मैं नाहटा का, आई हैव बीन रिसेप्शनिस्ट एट नाहटा प्रोफेशनल अकेडमी। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, पर आई एम ट्राइंग टू मेड माई सेल्फ, या हम सब लोग साथ साथ में अब एक एटीट्यूड डेवलप करना चाहते हैं बच्चों। इसलिए प्लीज़ एक बैच लीव मत करिएगा। एक बैच, नॉट इवन अ सिंगल बैच आपकी छूटनी नहीं चाहिए बच्चों, क्योंकि हर दिन, हर पल, हर क्षण कुछ तो ऐसा होगा जो आपने पहली बार मुझसे ही सुना होगा। ये इस बात की श्योरिटी मैं आपको देता हूँ, इस बात की श्योरिटी मैं आपको देता हूं कि हर दिन, हर पल, हर क्षण एक चीज तो ऐसी सिखाऊंगा जो आप मुझसे पहली बार सीखेंगे। करेक्ट है? तो प्लीज, है ना? तो ये सब अपन क्या करेंगे बेटा, ये अपन ध्यान से सुनिएगा। अब हर एक चैप्टर के लिए अपन कॉपी तो बना ही रहे हैं, ठीक है? कॉपी के पीछे हर एक चैप्टर के लिए एक पेज लिखेंगे, एक पेज छोड़ देंगे। हर एक चैप्टर के लिए कॉपी के पीछे दिशा जैन एक पेज छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है? उस पेज में हम, ध्यान रखना, उसके आर्टिकल्स नंबर या उसके सेक्शन नंबर लिख देंगे, ठीक है? प्लस उसके केस लॉ लिख देंगे, ताकि जब भी हम उस पेज को देखें तो हमें कुछ याद आए। मेरी बात समझ में आ रही है? राशि जैन, वी आर ट्राइंग टू बेसिकली डू समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प अस आउट इन आवर फ्यूचर, ठीक है? एग्जाम समय में, ठीक है? तो कॉपी के पीछे दोनों पेज, दोनों तरफ का पेज आप छोड़ेंगे। एक तरफ आप आर्टिकल्स लिखेंगे, दूसरी तरफ आप पेजेस लिखेंगे। एक तरफ आप सेक्शंस लिखेंगे, दूसरी तरफ आप केस लॉज लिखेंगे, ताकि आप उनको पढ़ के ही तड़ 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 तड़, कैसे तड़ तड़ और तड़ निपटा दें। बात समझ में आई? ठीक है? तो चलिए बच्चों, ये बातचीत मैंने आपको सिखा दी। वी आर डन विद द 4 केस लॉज विच आर बेसिकली, वन इज आरडी शेट्टी,
ठीक है, दयाराम शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, भगत राम वर्सेस सुखदेव सिंह, फिर अजीब हसिया वर्सेस खालिद मुजीब, और आखिरी जो केस लॉ है बच्चों वो है प्रदीप कुमार बिस्वास आयुषी अग्रवाल वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, जिसमें बताया गया था बेटा डीप एंड परवेसिव कंट्रोल का मतलब क्या होता है। डीप एंड परवेसिव कंट्रोल का मतलब क्या होता है, जिसमें साफ साफ बोला है डीप एंड परवेसिव कंट्रोल इज बेसिकली फंक्शनल, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ यूएस। करेक्ट किया, ठीक है। तो स्टेट में अब चार चीजें आ गई हैं, स्टेट में अब चार चीजें आ गई हैं। पहली पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दूसरा है स्टेट लेजिस्लेचर एंड स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा है लोकल एंड अदर अथॉरिटीज, और चौथा है बच्चों बोलो, चौथा है इंस्ट्रूमेंटलिटी और एजेंसी ऑफ स्टेट। इंस्ट्रूमेंटलिटी और एजेंसी ऑफ स्टेट को भी किस में शामिल किया गया है बच्चों, बताइएगा। स्टेट की परिभाषा में सम्मिलित, ठीक है। अब आज तो कुछ नया नहीं पढ़ रहे अपन, ठीक है। कल मैं जो बताऊंगा वो होगा बच्चों आर्टिकल 13, जस्टिफिएबिलिटी या वैलिडिटी ऑफ लॉज which are inconsistent with or derogatory to the government। क्या है इसका, हाँ बिल्कुल। अब सुनना मेरी बात आयुष, अब एक चीज सिखा रहा हूं तुम्हें मैं। हाँ बिल्कुल प्रांजल, नाम याद करने हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। तुमने कभी एक मार्जिनल नोट शब्द का प्रयोग सुना है? मार्जिनल नोट, अमीशा, राशि, रेया, दिशा, लक्षिता, लवली, मनीष, मार्जिनल नोट शब्द का मतलब सुना है? मेघा, नो सर नहीं सुना ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात बताओ, आप कंपनीज एक्ट का वर्ड्स मार्जिनल मीन्स वन स्टेप मोर। अरे आयुष मिश्रा, नहीं बेटा तू तो गूगल चला रहा है बेटा। नहीं मेरे भाई, बिल्कुल नहीं। मार्जिनल नोट्स, प्रांजल ने सुना हुआ है। हाँ प्रांजल, कहाँ पर? प्रांजल, सर कुछ रीड करने के लिए हेल्प करता है? नो सर। चलिए मैं आपको बताता हूँ, सुनना मेरी बात अब, ठीक है। कोई बात नहीं प्रांजल, समझते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या होता है सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट, तुम जानते हो किसके बारे में बात करता है? डेफिनेशंस, है ना। सौम्या, गूगल से सर्च नहीं करना है बेटा, ध्यान से सुनना है। अभी किसके बारे में बात करता है? डेफिनेशंस के, ठीक है। वहीं सेक्शन 1 किसका है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, अप्लीकेबिलिटी भी है दिशा, करेक्ट है, ठीक है, हाँ या ना। आर्टिकल 14 का जो हेडिंग है वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ। मेरी बात समझिए, आर्टिकल 14 का जो हेडिंग है वो क्या है? इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ठीक है। तो बच्चों जो भी सेक्शन की या आर्टिकल की हेडिंग होती है, जो भी सेक्शन या आर्टिकल की हेडिंग होती है, जो भी सेक्शन या आर्टिकल की हेडिंग होती है बच्चों, उस हेडिंग को कहा जाता है मार्जिनल नोट। हेडिंग को कहा जाता है मार्जिनल नोट। रिया, हेडिंग को कहा जाता है मार्जिनल नोट। बात समझ में आई? इसका मतलब क्या, जैसे अपनी कॉपी में एक मार्जिन होती है ना बच्चों, कॉपी में मार्जिन होती है ना, इस तरफ मार्जिन और इस तरफ आप लिखते हैं, ठीक है। तो जब बेयर एक्ट छपता है ना बच्चों, बेयर एक्ट छपता है, बेयर एक्ट जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में बनता है,
करेक्ट है। उसमें हेडिंग जो होती है वो इस तरफ लिखी जाती है और सेक्शन इस तरफ लिखा जाता है। सेक्शन इस तरफ लिखा जाता है और हेडिंग इस तरफ लिखी जाती है, इसीलिए इस हेडिंग को क्या कहते हैं? मार्जिनल नोट्स। बात समझ में आई? क्या कहते हैं बच्चों? मार्जिनल नोट्स। ध्यान रहेगा ये अब? बोलो बच्चों बोलो। ठीक है, तो मैं कई बार बोलूंगा मार्जिनल नोट में ये दिया हुआ है, तो तड़ से बत्ती जलनी चाहिए। तड़ से क्या होनी चाहिए? बत्ती जलनी चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चों, आज के लिए यहीं बैच समाप्त करते हैं। आज जो सीखा उसे कल रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद। अंकित, आयुष, मज़े करो, खूब पढ़ो बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों, बाय बाय।